अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सादी रिएक्ट्स यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है सरदार साद। जैसा कि आपको पता है, मैं आपकी रेकमेंड की हुई वीडियोस के ऊपर देता हूं रिएक्शन। तो आप में से कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे रेकमेंड की थी कि भाई मेजर गौरव वाजिया की लेटेस्ट वीडियो आई है डिफेंस ऑफेंस के ऊपर, डिफेंसिव ऑफेंस के ऊपर, तो आप उसके ऊपर जाके लाजमी रिएक्शन दीजिएगा, जिसका टाइटल है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन हाउ पाकिस्तान आर्मी इज शोइंग इमरान खान हिज प्लेस। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं यार किस बारे में इनका क्या तजिया है, क्या कहते हैं कि इमरान खान और जो है एस्टेब्लिशमेंट उसके दरमियान क्या चल रहा है, या पाकिस्तान आर्मी और इमरान खान के दरमियान जो भी मामलात हुए उसके दरमियान क्या बात हुई, क्या बातचीत हुई, तफसीलात बताएंगे, खुल के बात करते हैं। तो आइए चलते हैं, इनकी वीडियो देखते हैं और समझने की पॉलिटिक्स के बारे में कोशिश करते हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने उस मां को जिसने अपना बच्चा खोया है, उसने बोला क्या तुम लोग ड्रामा करते रहते हो यार, बच्चे मर गए, बच्चे मर गए। तो क्या हुआ, बच्चे मर गए, और पैदा कर लो, और पैदा कर लो तुम। दिस इज अ पाकिस्तानी आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल टॉकिंग टू द मदर ऑफ अ डेड चाइल्ड। जज ने बोला पैसा पानी की तरह बहाया, फिर भी तुम पता नहीं लगा पाए, नालायकी पर नालायकी कर रहे हो, तुम अपना काम नहीं करना जानते हो, दुनिया भर में ढिंडोरा पीट तो नंबर वन। किस चीज के नंबर वन हो गए? काम तुम्हें आता नहीं, रिजल्ट तुम दे नहीं सकते, लोगों को तुम प्रोटेक्ट कर नहीं सकते, मुल्क की दफा तुम कर नहीं सकते, लेकिन तुम नंबर वन और पैसे तुम्हें पूरे चाहिए। ये जज ने बोला ऑन रिकॉर्ड। तो द विल ऑफ द पाकिस्तानी पीपल, पता नहीं है कब्र से खोद के विल ऑफ द पाकिस्तानी पीपल निकाल के उन्होंने जिंदा कर दी। उनको बोल दिया, जो डीपीओ जी वो आया था, चलो भैया हम नहीं जाएंगे। फौज इमरान को नोच रही है, इमरान कोर्ट को नोच रहा है, कोर्ट इनको नोच रहा है, और हर एक मंडी बन रखी है, वहां पे एक बाजार बन रखा है। अक्सर आप देखेंगे पाकिस्तानी टेलीविजन पे वो 80,000 शहरी शहीद हो गए। ये किसने शहीद करे भाई? ये किसी ने तो गोली चलाई होगी, किसी ने तो बम धमाका करा होगा। ये कौन थे? उनमें से सबसे बड़ा किरदार तो टीटीपी का था। उस टीटीपी को आप कैसे माफ कर सकते हैं? पाकिस्तानी आर्मी डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द टीटीपी। मैं आपको बता रहा हूं, ये रद्दुल फसाद और ये जितने भी इन्होंने करे थे पहले ऑपरेशंस, वो हो गए। दूसरी बाजवा साहब ने बोला कि देखो, जो सांप हमने पाले थे, जिहादी सांप जो हमने पाले थे, अब वो हमें डस रहे हैं, तो हमें इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। इन्होंने पहले, याद है, पाकिस्तानियों ने बड़ा कहा कि ये तो इंडिया का, हर चीज में उनको इंडिया का हाथ ही लगता है ना, कि इंडिया का हाथ है, इंडिया का हाथ है, इंडिया का हाथ है। एक बात, पर ये माओ को कन्विंस नहीं कर पाए। भाई, जिन माओ ने अपना बच्चा खोया है, उनके सामने क्यों नहीं कहते कि इंडिया का हाथ है? कहो ना उनके सामने, अगर तुम्हारी हिम्मत है। चुप। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब कर्नल लियाकत जो हैं, सेक्टर कमांडर या कुछ भी उनका, जो भी उनका होगा, आईएसआई के इस्लामाबाद के, ये बंदा जो पॉलिटिकल मैच फिक्सिंग करना, सीसीटीवीज में देखना, पार्लियामेंट में देखना कौन किसको वोट दे रहा है, लोगों के घर बग करना, कौन किससे रात को बात कर रहा है, मोबाइल फोन मॉनिटर करना, ईमेल्स देखना, ये कर्नल लियाकत, रिटायर्ड बंदा, रिटायर्ड कर्नल, लेकिन बड़ा खासुल खास अपने फॉर्मर, मैं फॉर्मर ही कहता हूं भाई, फॉर्मर आईएसआई चीफ ही कह लेते हैं फैज हमीद को, है ना, क्योंकि 20 तारीख को तो टाटा बाय बाय हो जाएगा, अल्टा पल्टी हो जाएगी, चंद्र ग्रहण हो जाएगा वहां पे। तो उसने एक रिटायर्ड ऑफिसर को लगाया, बोला भैया तुम इस काम पे लग जाओ। तो यही बंदा था जिसने वही जिगरी पुगरी पुरानी करी थी, इमरान खान को लाना, ये तोड़फोड़, जो भी ये कहता था डर्टी वर्क जो था फैज हमीद का। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, करंट डीजी आईएसआई, करंट आज की तारीख में, जो कि 20 तारीख को खेल खत्म होने वाला है, उसका राइट हैंड मैन। सारी गंदी हरकतें इसने फैज हमीद के लिए करी। जनरल बाजवा है, फिर वो बात हुई आईएसआई की चीफ चेंज करने की, तो बोला कि नहीं साहब, जादूगर की जान जो है वो तोते में है। और तोता कौन है? लियाकत। तो बोला लियाकत को दोबारा रिटायर कर दिया। आर्मी चीफ ने बोला कि अब तो बेटा तुम घर चलो। खैर, लियाकत को रिटायर करा। लियाकत जो है, ही इज द वन हु हैज बीन डूइंग एवरीथिंग। कर्नल लियाकत है, इसकी नजर बनी रहती है। तो वैभव हुआ ये कि कर्नल लियाकत छुट्टी चलेगा। बीच में क्या हो रहा है कि सरकार बिल पास करना चाह रही है नेशनल असेंबली में, वो पास नहीं हो पा रहा। सरकार के बिल डिफीट कर दे रही है ऑपोजिशन, और ऑपोजिशन के बिल पास हो रहे हैं। ऑपोजिशन थी 117 पे, और ये थे सरकार वाले, इमरान खान की सरकार जो थी 104 वाले। अच्छा, सरकार फिर भी चल रही थी, लेकिन क्या है कि लियाकत चले गए घर।
आफ्टर बीइंग सैक्ड बाय जनरल बाजवा। और क्योंकि कर्नल लियाकत घर चले गए, अब एक बात बताइए वैभव, कोई तो होगा जो रात के 2 बजे फोन करेगा, एमपी को कोई तो फोन करेगा कि जनाब कल आपको इधर वोट देना है, मैं एसआई से कर्नल लियाकत बोल रहा हूं। वो कर्नल लियाकत बोल रहा हूं तो कर्नल लियाकत की छुट्टी कर दी। अब यहां पे एक डिस्पैरिटी हो रही है और सरकार एक्चुअली इमरान खान की कर्नल लियाकत के जाने के बाद, इफ आई मे से सो इन क्लियर टर्म्स, अभी माइनॉरिटी की सरकार है, बिकॉज जो लोग दबते थे उनको दबाने वाला चला गया। अच्छा, कहीं ना कहीं वैभव मुझे भी ऐसा लगता है, इसके पहले कि एक और वाकया मैं डिस्कस करूं, कहीं ना कहीं यार ये भी चीज है कि पाकिस्तान में जो आईएसआई का किरदार रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली फोर्सिंग पीपल टू वोट इन अ सर्टेन मैनर, कि हम कंट्रोल करें। देखिए, आईएसआई एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो एक्सटर्नल और डोमेस्टिक दोनों मैनेज करती है। ऐसा रेयर होता है जनरली किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में, नॉट कॉलिंग पाकिस्तान सिविलाइज्ड, बट एक बात बता रहा हूं कि किसी भी मुल्क में यह होता है, जैसे इंडिया में भी आईबी है इंटरनल और आरएनएडब्ल्यू है एक्सटर्नल, और यहां पे एनआईए है, सीबीआई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ब्ला ब्ला ब्ला, इंडिपेंडेंट एजेंसीज। वहां पे नहीं है, वहां पे एक है जो सब कुछ देखती है और बाकी मिलिट्री इंटेलिजेंस आईबी, दे आर ऑल सबसर्विएंट सो टू से, नॉट इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हाउएवर दे आर सबसर्विएंट। तो क्या हुआ, जस्टिस काजी फैज ईसा के पास, ये कुछ समय पहले की बात है, कर्नल लियाकत आए, बोलिए जरा जस्टिस को कि कर्नल लियाकत आए हैं जरा। तो गया होगा बंदा अंदर कि जज साहब वो कर्नल लियाकत साहब आए हैं एसआई का क्या काम है आप? नहीं बनता, भागो ऐसा। अब हुआ ये कि इनको बुरा लग गया, क्योंकि इनकी तो आदत थी कि सब लोग सलाम ठोके, भाई कर्नल साहब आए, पाकिस्तानी फौज का कर्नल, वो भी एसआई का, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। पीएम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, प्रधानमंत्री की चाबी लगा देता। मना कर दिया। जस्टिस काजी फैज ईसा ने बोला आप जाइए यहां से, आउट। तो ये गया दुम दबा के अपने बॉस के पास। किसके पास? फैज हमीद के पास। और फैज हमीद को बोला कि अब्बू ऐसा हो गया है कि वो मुझसे मिल नहीं रहा। तो लियाकत के अब्बू फैज हमीद गाड़ी पकड़ के गए टन टन करते हुए, यार अब मैं जाके जरा मजा चखाता हूं। तो जस्टिस काजी फैज ईसा ने बोला कि आईएसआई चीफ को सुप्रीम कोर्ट से क्या मतलब है, भागो यहां से। उसने आईएसआई के चीफ को भगा दिया। अब आईएसआई के चीफ को जो भगाया है, तो ये प्रॉब्लम आ गई पर्सनल, बिकॉज जनरली इन पाकिस्तान institutions don't matter, personalities matter, and they are highly egoistical people, highly egoistical. आपने वो क्रिकेट मैच, हम तो देखते नहीं क्रिकेट इतना हमें वो नहीं है, हम तो ट्वीट भी नहीं करते इस मामले पे, लेकिन आपने देखा जब क्रिकेट मैच का एक मैच जीत गया, उनको लगा कि वर्ल्ड कप अब हो गया हमारा, थोड़ी सी भी कुछ पॉजिटिविटी आ जाती है, कुछ खुशखबरी आ जाती है, पागल हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता। वही फॉर्मूला उन्होंने चीफ जस्टिस पे इस्तेमाल करा। अच्छा, वो बैकफायर हो गया। तो यहां से इनकी लड़ाई झगड़े की कहानी शुरू हो गई। कहने की बात यह है कि जो फिगर्स हम 117 और 104 की बात कर रहे हैं, 104 इमरान खान की, 117 ऑपोजिशन के, आज की तारीख में, ये तो हमने छोटा सा एक ब्रीफ बैकग्राउंड बताया था, ये बंदा था जो फैज हमीद के लिए अप एंड डाउन करता था कि ये बिल पास कर दो, इतने लोग रात को फोन करना, धमकाना, ब्लैकमेल करना, पैसे पहुंचाना, दबाव डालना, फोन टैप करना, ईमेल्स देखना, राइट, फोन कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड करना, फिर उसके चलते ब्लैकमेल करना लोगों को, यह काम था कर्नल लियाकत का। तो कर्नल लियाकत की होगी छुट्टी। तो ये कर्नल लियाकत का चैप्टर खत्म हो गया। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस, एक बड़ा पावर बेस जो फैज हमीद का था, वो खत्म हो गया। इसमें एक और चीज करी है बाजवा ने, जनरल कमर जावेद बाजवा ने। जनरल कमर जावेद बाजवा का यह मानना है कि जो भी लॉयल हैं फैज हमीद के, झाड़ू लगा के सबको निकालो, क्योंकि पर्सनालिटी मैटर्स, इंस्टीट्यूशंस डोंट मैटर इन द पाकिस्तानी आर्मी। ऑफ कोर्स पाकिस्तान आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन मैटर्स अ लॉट, हाउएवर पर्सनल लॉयल्टीज बड़ी हैं। ये जट है, ये अवान है, ये फलाना है, ये पाकिस्तानी आर्मी में बड़ा चलता है। तो उसका लॉयल था, उसको काट दिया, इस जैसे 10-15 और काट दिए होंगे बीच में। So now the coast is clear for General Nadeem Anjum to take over on the 20th of November as DG ISI. अच्छा, एक और इंसिडेंट जो रिपोर्ट नहीं हुआ वैभव पाकिस्तानी मीडिया में, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया तोता है ना, जो एस्टैब्लिशमेंट बोलता भाई, हुआ ये है कि इन्होंने क्योंकि पीटीआई का एक बहुत बड़ा जो बेस है वो विदेशों में है। पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की पार्टी, उन्होंने 1-2 बिल पास करवाने थे, ज्वाइंट सेशन बुलाया भाई पार्लियामेंट का। उसमें से एक बड़ा अहम बिल था। अहम बिल क्या था? अहम बिल यह था कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको वोटिंग राइट्स होनी चाहिए। उनको वोटिंग राइट्स होनी चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानी को। ठीक है, जिस कंट्री में डुअल सिटीजनशिप है वहां पे ओवरसीज में वोटिंग राइट्स भी दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सडनली दे फाउंड आउट कि नंबर्स है नहीं हमारे पास।
भाई कितना बेवकूफी वाली चीज लगती है कि सरकार एक बिल ला रही है, खुद फ्लोट कर रही है बिल और खुद जूते पड़ रहे हैं सरकार को कि आपके पास नंबर नहीं, तो उन्होंने पहले तो कई बार कैंसिल कर दिया। अब ये जो बिल आया इसके ऊपर जब इनको देखा कि इनके पास कुछ है नहीं, और आईएसआई ने तो पीछे हाथ हटा लिया, राइट, तो कर्नल साहब घर जा चुके थे और कर्नल के जो अब्बू जान थे जनरल साहब वो 20 तारीख को घर जाने वाले, सबको पता। अब देखिए, आप सोचिए, जनरल फैज हमीद अपने ऑफिस में बैठा है, डीजी आईएसआई, कैन ही टेक अ डिसीजन? ही कांट टेक अ डिसीजन। सबको पता है 20 तारीख को जाने वाला है, सबको पता है कि उसकी हफ्ते भर की नौकरी है, यही तो बात है उसकी। हफ्ते क्या, हफ्ते 5-6 दिन, 4-5 दिन की उसकी नौकरी है। फिर उसकी बात कौन मानेगा? सब चुप। अच्छा, इन्होंने बोला कि जो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, डीपीओ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं हमारे यहां, जिसको कहते हैं डीएमएसपी टाइप के, एसएसपी टाइप के, जितने भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सबके घर पे जाओ, सबको घर पे पकड़ो और बोलो कि साहब आप इस कागज पे साइन करो, कल आपको असेंबली में होना है, आपको वोट करना है, आपको होना है। अच्छा, ये पुराने लकड़बग्गे हैं भैया, ये पुराने लकड़बग्गे हैं, ये इनको लाया कौन? आईएसआई। और अभी तक अगर आईएसआई चाहती कि ये लोग नेशनल असेंबली में आए तो फोन आ चुका होता। लियाकत भाई की तो छुट्टी हो गई, फोन करने वाला कोई था नहीं, है ना। आप जिस नंबर को मिला रहे हैं वो सभी लाइनें व्यस्त में, आईएसआई ने फोन नहीं करा। अब इमरान खान फंस गया, लोगों ने बोला कि लिसन, अच्छा जो एमएनएस थे वो तो एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं ना। इमरान खान सोचता है कि मैं इतना हैंडसम, मैं इतना करिज्मेटिक, सब इमरान इमरान, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तानी फौज ने हाथ हटाया, इमरान खान नीचे गिर गया। अब हुआ क्या है कि दीज एमएनएस रिफ्यूज टू गो। इनको पता लग गया कि अब इमरान खान के ऊपर आईएसआई का आशीर्वाद नहीं है, ठीक है, क्योंकि 4-5 दिन का मेहमान है भाई फैज हमीद, उसके बाद तो नदीम अंजुम को आना, ये तो फाइनल हो गया है। इमरान खान ने भी वो जो फाइनल नोटिफिकेशन जाना था तो काफी दिन पहले जा चुका है, उसी के चलते तो रिश्ते खराब हुए थे बाजवा और इमरान खान के। तो अब उनको पता लग गया कि जो हमारा कोट अनकोट बॉस है इमरान खान, एमएनएस कह रहे हैं, उसकी चलती नहीं है, क्योंकि फौज ने हाथ पीछे कर दिया, वो तो फौज के साथ है क्योंकि फौज के लाए हुए हैं। तो फिर उन्होंने वही पुराना पाकिस्तानी विक्टिम कार्ड खेला, और साहब पाकिस्तानी विक्टिम कार्ड में बड़ा दम है। उस विक्टिम कार्ड ने खेलते हुए उन्होंने ये बोला कि साहब हम तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम चुन के आए हैं, हम किसी के कहने पे नहीं जाएंगे, वी रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जब आप छोड़ो तो भैया ऊंची छोड़ो, नीचे मत छोड़ो, 35, 40, 50 हजार फुट पे छोड़ो, तो विल ऑफ द पाकिस्तानी पीपल। अच्छा, दिस इज ऑल्सो लाइक द डोडो, द एक्सटिंक्ट बर्ड, इट डज नॉट एग्जिस्ट, यू नो। तो द विल ऑफ द पाकिस्तानी पीपल, पता नहीं है कब्र से खोद के विल ऑफ द पाकिस्तानी पीपल निकाल के उन्होंने जिंदा कर दी और उनको बोल दिया, जो डीपीओ जी वो आया था, चलो भैया हम नहीं जाएंगे। तो इमरान खान अब ही इज ऑन अ वेरी वेरी स्टिकी विकेट। हिज मेजॉरिटी वॉज ऑलवेज टेनुअस, क्योंकि उसको देखिए, उसको स्वीपिंग मेजॉरिटी तो मिली नहीं, ओवरऑल पीटीआई को मेजॉरिटी मिली नहीं। इट वॉज ऑलवेज विथ द हेल्प ऑफ some parties which were part of the ISI, in the sense ISI supported, Pakistan में supported, establishment supported, वो पीछे हट गई। अब पूरा स्ट्रक्चर जमीन पे आ रहा है। तो वैभव 3 पार्टियां हैं जो कि ISI ने बनाई थी, बाप पार्टी बलोचिस्तान वाली बीएपी, काफ लीग और एमक्यूएम। एमक्यूएम वो अपनी अल्ताफ भाई वाली एमक्यूएम नहीं, ये जो लोकल इन्होंने यहां पे बना रखी है तोड़ मोड़ के ना, ये तो ISI के जने हुए हैं। तो ये तो जिस दिन चुटकी बजेगी, जिस दिन आप पारा से फोन आएगा, ये लोग इमरान खान से हट जाएंगे। अच्छा, काफी मात्रा में, आई थिंक 40 या 70, कितने थे वो, आई थिंक 40 ना, 40 एमएनएज जो हैं, दे आर डायरेक्टली इन टच विद नवाज शरीफ एंड इन टच विद बिलावल भुट्टो। ठीक हो गया, दे आर इन टच विद नवाज शरीफ एंड बिलावल भुट्टो। नवाज शरीफ साहब कहां पे बैठे हैं? एनआरओ लेके बैठे हैं लंदन, ठीक है, और बिलावल भुट्टो तो खून मांगोगे खून देंगे, सर मांगोगे सर देंगे, वो अपना तकरीर में लगा हुआ है, उससे भी टच में है। इन्होंने ये बोला है कि आपको कुछ नहीं करना, आप बस हमें, अगले इंतखाबात होंगे, अगले इलेक्शन होंगे, आप हमें बस टिकट का वादा कर दीजिए कि आप हमें टिकट देंगे, हम इमरान खान की पार्टी जो कल छोड़ते हैं वो आज छोड़ देंगे, और अगर आज छोड़ रहे हैं तो अभी छोड़ देंगे, ठीक है। ये 40 बंदे हैं इमरान खान की पार्टी छोड़ने के लिए आज की तारीख में तैयार, पहली चीज। अच्छा, एक और चीज है, इमरान खान की पार्टी के और इमरान खान की कैबिनेट के, फॉरगेट अबाउट पार्टी, इमरान खान की कैबिनेट के 4 वजीर जो हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, सीनियर मिनिस्टर्स, जो इमरान खान के की वफादारी कसमें खाते थे कि इमरान हमारा भाई है, हमारा बाप है, हमारा चाचा है, ताया है, मामू है, जो भी है,
वो लोग भी टच में हैं कि साहब देखिए, अगर मैं आज की तारीख में इंटीरियर मिनिस्टर हूं, ठीक है, तो अगली सरकार में मुझे इंटीरियर मिनिस्टर बनाइएगा, मैं कल ज्वाइन कर लूंगा। अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हूं तो अगली सरकार में मुझे बनाइए। मैं बताऊं, रशीदा जो है ना, रशीदा ने पक्का फोन करा होगा 100%। यार वो आदमी ऐसा ही है। यू नो दैट इज व्हाई आई लव शेख रशीद। यू नो व्हाई ही इज अ मैन विदाउट एनी मॉरल कैरेक्टर व्हाट्सो। वो पिक्चर में नहीं दिखाते, वो बिल्कुल दिखाते हैं कि वो जिसको कहते हैं कि आदमी बिल्कुल लोटे का भी बाप है वो। इसने पक्का फोन किया, रशीदा ने पक्का फोन करा होगा 100%। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज 4 people have contacted नवाज शरीफ, ऑल्टरनेटिवली बिलावल भुट्टो, सेइंग दैट बॉस हम छोड़ने को तैयार है। बेसिकली पाकिस्तान में इमरान खान को सबको पता है, जो पीटीआई के लोग हैं उनको पता है, जो एमएनएज है उनको पता है कि इमरान खान को बाजवा ने अब जूता मार दिया है। इमरान खान के डेज नंबर्ड हैं। अब सब लोग अपने सर पे बोलियां लगवा रहे हैं, ठीक है, कि सर मैं इतने का बिकूंगा, सर मैं इतने का बिकूंगा, सर मैं इतने का बिकूंगा, सर मैं इतने का। बस ये इनका है कि इतने इतने का मेरे ऊपर इतनी दाम लगा। जैसे आईपीएल में बिडिंग होती है ना, बट वो तो स्पोर्ट्स पर्सन है, तो वो तो अपने ऊपर बिडिंग लगा रहे हैं, ये अपने मुल्क के ऊपर बिडिंग लगवा रहे हैं। बेसिकली ये फर्क है, राइट। तो ये अभी लेटेस्ट बात हुई है। जस्टिस एजाजुल एहसन और काजी मोहम्मद अमीन 2 जजेस थे, जिसके सामने वैभव क्या हुआ कि इमरान खान की पेशी हुई कि जनाबे वाला आप आइए, आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वजीर आजम है, आप जरा पेश होइए। तो वो आ गया, वो भी आ गया कि मैं इतना, उसको आदत है ना थोड़ा शो ऑफ करने की, वो आ भी गया वो, ठीक है। तो वहां पे जो इमरान खान की दुर्गत हुई है, जो उसकी बेइज्जती हुई है। अच्छा, इमरान खान के लिए बेइज्जत होना कोई नई बात नहीं है वैभव, कि हम कोई ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस पे कि भाई और बहनों आज इमरान खान, वो तो डेली बेइज्जत होता है। लेकिन कोर्ट में अपनी काबीना के सामने वो शायद पहली बार बेइज्जत हुआ इतना, ठीक है। उसको इन दोनों जस्टिसेस ने बुलाया और जबरदस्त उसको, जिसको कहते हैं कि दबा के उसकी बेइज्जती करी। इमरान खान को यहां तक बोला है कि साहब यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है, जिम्मेदारी आपकी है। आपने जो एपीएस पेशावर का जो केस हुआ था 16 दिसंबर को, जब 140-145 लोग मारे गए थे, जिसमें 132-136 बच्चे थे, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, उसका हुआ क्या? इन्होंने पहले, याद है, पाकिस्तानियों ने बड़ा कहा कि ये तो इंडिया का, हर चीज में उनको इंडिया का हाथ ही लगता है ना, कि इंडिया का हाथ है, इंडिया का हाथ है, इंडिया का हाथ है। एक बात, पर ये माओ को कन्विंस नहीं कर पाए। भाई जिन माओ ने अपना बच्चा खोया है, उनके सामने क्यों नहीं कहते कि इंडिया का हाथ है? कहो ना उनके सामने अगर तुम्हारी हिम्मत है। चुप। अच्छा, कोर कमांडर उस वक्त कौन था पेशावर का? हिदायतुर रहमान, लेफ्टिनेंट जनरल। एक मां गई, उस मां ने अपना केस सुनाया चीफ जस्टिस के सामने। ये दो सीनियर जजेस बैठे थे, इनके सामने वो मां जिसने अपना बेटा खोया, वो जा रही है और वो अपना केस बता रही है। ये 2-4 दिन पहले की बात है। वो केस बता रही है और कह रही है, जज साहब मैं लेफ्टिनेंट जनरल हिदायतुर रहमान के पास गई और मैंने उनसे बोला कि इतने बच्चे मारे गए हैं, मासूम है, हमें इंसाफ दिलाएं, आप कोर कमांडर हैं, आप इंसाफ दिलाएं। और लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने उस मां को जिसने अपना बच्चा खोया है, उसने बोला क्या तुम लोग ड्रामा करते रहते हो यार, बच्चे मर गए, बच्चे मर गए, तो क्या हुआ, बच्चे मर गए, और पैदा कर लो, और पैदा कर लो तुम। दिस इज अ पाकिस्तानी आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल टॉकिंग टू द मदर ऑफ अ डेड चाइल्ड। समझ रहे हो वैभव? तो ये वहां पे ड्रामा पाकिस्तानी कोर्ट में हुआ। वहां पे ये सब, इमरान खान भी बैठा है, सब लोग बैठे हैं, ये सब उनके सामने ड्रामा चल रहा है, राइट। और इन लोगों ने यहां तक कह दिया कि बोथ द चीफ जस्टिसेस, अच्छी खासी ड्रेसिंग डाउन हुई है इमरान खान की, अच्छी खासी ड्रेसिंग डाउन, जिसमें ही हैज बीन टोल्ड आपने क्या करा, 3.5 साल आपकी हुकूमत हो गई, आपने क्या करा इसके ऊपर। जब एक और मां ने बोला जिसका बच्चा मारा गया, उस हॉरिबल एट्रोसिटी यार, कोई बच्चे पे ऑन अ चाइल्ड, कॉम्बैटेंट्स को मारो, फौजियों को गोली मारो यार। एक बात समझ में आती है कि उसने वर्दी पहनी आती है, बच्चों को मारा। अब देखो, उसने बोला कि साहब देखिए, हाफिज सईद के ऊपर जब अटैक होता है और हाफिज सईद को खरोच तक नहीं आती, लेकिन हाफिज सईद के घर के 400-500 मीटर दूर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, 72 घंटे के अंदर आप पकड़ लेते हैं कि किसने काम करा है। ये कोर्ट में बात हो रही है। आर्मी के, पाकिस्तानी आर्मी के आला अफसर वहां पे हैं, वहां पे आईएसआई के नुमाइंदे हैं, वहां पे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान है, वहां पे चीफ जस्टिस बैठा हुआ है, और वहां पे ये माएं बैठी हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं।
ये सब माहौल चल रहा है पाकिस्तानी कोर्ट के अंदर। और वहां पे कहते हैं साहब, जब हाफिज सईद के ऊपर अटैक होता है 72 घंटे के अंदर आप कोट अनकोट पकड़ लेते हैं कि साहब ये मुजरिम है, इंडिया की साजिश है, ये है, वो है, आपने सब कर दिया। अब आप एक बात बताइए, हमारे बच्चों को इस दुनिया से गए हुए 5-6 साल हो गए, अभी तक आप क्यों नहीं पता लगा पाए? ये सुराग क्या है भाई? आप देखिए, नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी ISI है। जज ने बोला ना, जज इज ऑन रिकॉर्ड। मैंने ट्वीट करा था इसके मामले में। जज ने बोला कि भाई एक बात बताओ, हम इतना पैसा खर्च करते हैं, हम दुनिया भर से सुनते हैं कि ISI नंबर 1 है, ISI नंबर 1 है, ISI नंबर 1 है। हर एक पाकिस्तानी गाना गाता है, शोएब अख्तर ने भी तो बोला ISI नंबर 1 है। जब न्यूजीलैंड चली गई थी, इंग्लैंड चला गया, तो शोएब अख्तर ने बोला, हर एक पाकिस्तानी के दिमाग में फिट कर दिया है कि ISI नंबर 1 है। चलो ISI नंबर 1 है, वेरी गुड यार, शाबाश, मान लेते हैं। बजट, तुमने गरीब के थाली से रोटी छीन ली अपने बजट के चक्कर में। जज ने बोला पैसा पानी की तरह बहाया, फिर भी तुम पता नहीं लगा पाए। नालायकी पर नालायकी कर रहे हो, तुम अपना काम नहीं करना जानते हो, दुनिया भर में ढिंडोरा पीटते हो, नंबर 1। किस चीज के नंबर 1 हो गए? काम तुम्हें आता नहीं, रिजल्ट तुम दे नहीं सकते, लोगों को तुम प्रोटेक्ट कर नहीं सकते, मुल्क की दफा तुम कर नहीं सकते, लेकिन तुम नंबर 1 और पैसे तुम्हें पूरे चाहिए। ये जज ने बोला ऑन रिकॉर्ड। तो ये वहां पे हुआ कोर्ट रूम का सीन, और इमरान खान पूरी तरीके से फंस गया। और जब बात यह होती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ इमरान खान बातचीत कर रहा है, राइट, तो जज कहता है कि सुना है कि आप दूसरा सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने वाले हैं, जिसकी वजह से बाजवा साहब थोड़ा सा अपसेट हो गए। उन्होंने बोला कि यह रेफरेंस नहीं देना चाहिए था, यह रेफरेंस गलत था, क्योंकि वो भी एक नियाजी था जिसने सरेंडर डॉक्यूमेंट 16 दिसंबर 1971 को साइन करा था ना, वो भी तो नियाजी था। तो नियाजीज की तो ये मियाँ वाले के जो नियाजी है ना, मियाँ वाली जो शहर है पाकिस्तान में, वहां के नियाजियों की आदत है सरेंडर करने की। 2 मिनट में घुटने टेक देते हैं। ये हल्का सा प्रेशर आया, इमरान खान ने वही करा जो लेफ्टिनेंट जनरल AA के नियाजी ने करा था। तो उनको फिर बाजवा साहब ने बोला कि नहीं, ये नहीं कहना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए। अब कह दिया ऑन रिकॉर्ड है, जज ने कह दिया, जज की मर्जी, उसने कह दिया। तो ये वैभव वहां पे कांड हो गया सबके सामने, बहुत जबरदस्त। और इमरान खान की क्रेडिबिलिटी को 2 जूते और पड़ गए, जो पहले ही वैसे बुरे हाल थे, धोती कुर्ता सब फटा हुआ था उसका, और हालत खराब हो गई इमरान खान के। तो वैभव, इमरान खान ने स्मार्ट प्ले करा। इमरान खान की तो आदत है, अपने आप को 3 इडियट्स का चतुर समझता है कि मैं ऐसे निकल जाऊं, ये कर दूं। इमरान खान ने जब पूरी बात हुई ना APS पेशावर वाली, तो इमरान खान ने खींच के बोला जज को कि जज साहब आप आदेश कर दें, मैं एक्शन ले लूंगा। जो हिदायतुर रहमान कोर कमांडर, ठीक है, ISI का चीफ, रहील शरीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, जो ये 4-5 लोग उस समय थे, आप जज साहब आदेश करें, मैं चारों के ऊपर एक्शन ले लूंगा। ये तो दोनों जो जज बैठे हैं, ये तो फौज के बैठे हैं। तो अगर फौज के जज बैठे हैं, ये जर्नलों के खिलाफ भैया कैसे डिसीजन दे देंगे? ठीक है, एक वो जस्टिस था ना, सेठ, क्या नाम था उसका, वकार सेठ, जिसने डेथ सेंटेंस दिया था परवेज मुशर्रफ को। परवेज मुशर्रफ को डेथ सेंटेंस दिया था, उसने उसको मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मार दिया डीप स्टेट ने, और बोला कोरोना से मर गया है। और शरीर पे निशान और मिले थे उसके, कोरोना पता नहीं शरीर पे कौन से निशान होते, लेकिन बोला कोरोना से मर गया है जज। बहरहाल स्टोरी ये है कि इमरान खान जज को बोले कि जज साहब आप कर दें। जज साहब बोले नहीं, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आप करें। तो पहले आप करके, मतलब जैसे लखनऊ में होता है कि पहले आप, नहीं साहब पहले, अच्छा डरे सब, क्योंकि फौजी वहां पे बैठे, व्हाट शुड दे डू। तो वैभव ये स्टोरी वहां पे हो गई, और ये स्टोरी ये कोर्ट रूम के अंदर ड्रामा चल रहा था। तो फिर एंड में जब पहले आप का मामला बड़ा एम्बैरेसिंग हो गया, तो 2 जजेस जो हैं, they were brought in by the establishment। तो ISI जो फौज है पाकिस्तान की, वो लेकर आई है जजेस। तो उन लोगों ने क्या करा, फिर जजेस में एक थर्ड वे निकाला, क्योंकि इमरान खान अपने ऊपर बात ही नहीं ले रहा था। इमरान खान तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहा था। तो उन्होंने बोला ठीक है, माएँ बैठी हैं जिनके बच्चों की मौत हुई है, जो शहीद हुए हैं बच्चे APS पेशावर में, आप इनसे पूछ लें, और जैसा ये कहेंगे फिर आप ऐसा एक्शन ले लें। तो बात वहां पे आके रुकी। तो यहां पे आप देखिए किस तरीके से एक दूसरे को गिद्ध की तरह ये फौज इमरान को नोच रही है, इमरान कोर्ट को नोच रहा है, कोर्ट इनको नोच रहा है, और हर एक मंडी बन रखी है, वहां पे एक बाजार बन रखा है, मार्केट कहते हैं ना पाकिस्तानी, पूरा पाकिस्तान एक मार्केट बन रखा है, जहां पे हर एक आदमी बिकने को तैयार है। बस नवाज शरीफ मुझे टिकट दे दे, ये मुझे कैबिनेट में, बेचो खरीदो, बेचो खरीदो। देखो बेचो खरीदो दुनिया के हर मुल्क में होता है, लेकिन माफ करिएगा मैं जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिस नंगेपन से पाकिस्तानी करते हैं,
ठीक है, देयर इज करप्शन इन पॉलिटिक्स। इंडिया में नहीं है करप्शन, अमेरिका में नहीं है, हर जगह है। लेकिन जिस खुले आम तरीके से पाकिस्तानी करते हैं वो भाई मैंने तो आज तक नहीं देखा। मेरी भी इतनी उम्र हो गई पढ़ते पढ़ते, पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, जितनी थोड़ी बहुत समझ है मुझे, आई हैव नेवर सीन द काइंड ऑफ ब्लेटेंट सेल एंड परचेज ऑफ पीपल दैट आई हैव सीन इन पाकिस्तान, आई हैव नॉट सीन एनीवेयर। तो वैभव एक मीटिंग बुलाई गई, स्टैंडिंग कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी, जिसमें तकरीबन 70-75 ऐसे लोग अलग अलग मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के थे। और उस मीटिंग का जो हेड करा था, ये करा था जनरल बाजवा ने। जनरल बाजवा पाकिस्तानी आर्मी चीफ वहां पे था। और ये बात हुई थी टीटीपी की मेन स्ट्रीमिंग की, कि उनको माफ करें, ये करें, ये करें। सारी की सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने मना कर दिया। सारी की सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने, टीटीपी के साथ बातचीत नहीं होनी चाहिए, राइट। सिर्फ JUIF है जो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी है, उसने बोला कि नहीं साहब बातचीत होनी चाहिए। बहरहाल मोस्ट ऑफ द पीपल सेड नो एक्सेप्ट फॉर वन, JUIF, सबने मना कर दिया। लेकिन जो आपने जियो न्यूज में सुना, आपने समा टीवी पे सुना, आपने और मुख्तलिफ पाकिस्तानी चैनल्स पे सुना कि नहीं एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज। ये पाकिस्तान में बड़ा चलता है ना सेम पेज, वो पेज फट चुका है, लेकिन एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज, एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज, ये अपना गाना गा रहे हैं, ठीक है। लोगों ने 2-3 पॉइंट बताए, बड़े सिंपल से। लोगों ने ये बोला, यार ये ऑपोजिशन पार्टीज वाले ने, कि साहब एक बात बताइए, जो लोग हमारे बच्चों को मारे APS पेशावर में, जो लोग हमारे जर्नलों को मारे, हमारे फौजियों को मारे, हमारे आम शहरियों का कत्लेआम करें, और 1000 दर 1000 जो पाकिस्तानी कहते हैं ना, हमने 80,000 शहरी शहीद हो गए हमारे। अक्सर आप देखेंगे पाकिस्तानी टेलीविजन पे वैभव, 80,000 शहरी शहीद हो गए। ये किसने शहीद करे भाई? ये किसी ने तो गोली चलाई होगी, किसी ने तो बम धमाका करा होगा। ये कौन थे? उनमें से सबसे बड़ा किरदार तो टीटीपी का था। उस टीटीपी को आप कैसे माफ कर सकते हैं? फिर अलग बात हुई, वो है ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। फिर उन्होंने बोला साहब दूसरे मसले पे भी बात कर लेते हैं। आप टीटीपी को माफ करने के लिए तैयार हैं? जो कालादम तंजीम है आपकी तहरीक लबैक, जिसको आप बैन कर चुके, उसको आपने अनबैन कर दिया। जिसने आपके इतने पुलिस वाले मार दिए, जिसने आधा लाहौर जला दिया 2 बार, 1 बार भी नहीं, राइट। लेकिन अली वजीर आज तक जेल में है। क्यों? क्योंकि उसने आर्मी चीफ या पाकिस्तान आर्मी को क्वेश्चन कर लिया, आपने उसको अंदर कर दिया, राइट। 2 ही तो फेसेस हैं, मोहसिन दावर और अली वजीर, ठीक है। मंजूर पश्तीन तो बेचारा ज्यादा कुछ बोलता नहीं, अपना लगा हुआ है। एंड पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इज अ टोटली पीसफुल मूवमेंट। उन्होंने कभी हाथ नहीं उठाया, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हम पाकिस्तान के आईन को नहीं मानते। उन्होंने बोला पाकिस्तानी आईन के तहत हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए। अंडर द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन वी वांट जस्टिस। उनको आपने पकड़ के जेल में ठोक रखा है, ठीक है। जस्ट इमेजिन, अली वजीर इलेक्टेड MNA, भारतीयों के लिए बता दूं जो हिंदुस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, इलेक्टेड MNAs, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आपने पर्चा दायर नहीं करा, आपने उसको जेल में डाल दिया। वो आज भी गायब है, ठीक है। मोहसिन दावर बाहर है, उसी का वो है, ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ हिज एंड आल्सो एन MNA। उसने पॉइंट उठाया कि भाई हमारे बंदों को तो, हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं यार, हमें तो तुम लोगों ने जेल में डाल दिया, टॉर्चर करा, सब कुछ। और जो दहशतगर्द हैं पूरे से पूरे, जो हैवान है, शैतान है, जिन लोगों ने पाकिस्तानी बच्चों के गले काट रखे हैं, उन लोगों से कह रहे हैं हम बातचीत कर लो यार। ये कैसी बात होती? नोबडी अग्रीड। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी का प्रेशर है, बात करो, बिकॉज आई टेल यू वैभव, इसके ऊपर ना एक और बड़ा एंगल है। पाकिस्तानी आर्मी डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द टीटीपी। मैं आपको बता रहा हूं, ये रद्दुल फसाद और ये जितने भी इन्होंने करे थे पहले ऑपरेशंस, वो हो गए, अब वो दोबारा नहीं हो पाएंगे। वो मामला खत्म हो गया। तो वह बात ये हुई कि ये सब जब बातें चल रही थी तो बड़ी गहमागहमी हो गई, अंदर तू मैं हो गई। वहां पे लोग खड़े होकर चिल्लाने लगे। तो कमर जावेद बाजवा खड़े होकर कहते हैं ऐसे हाथ करके, देखिए हम क्या कर रहे हैं, लड़ते रहें क्या? शुड वी कीप ऑन फाइटिंग? तब मोहसिन दावर, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाला, अली वजीर का दोस्त, वो खड़ा होकर कहता साहब फिर फौज, अबे तुमने वर्दी किस दिन के लिए पहने हो यार? फौज तो लड़ती है, फौज का काम है लड़ना, फौज का काम है लड़ना। आप ये जनरल साहब, आप ये कह रहे हैं कि हम क्या लड़ते ही रहे हैं, तो फौज होती किस लिए है? DHA के कॉर्नर प्लॉट घेरने के लिए, कब्जा ग्रुप बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए, बिल्डिंग रोड बनाने के लिए फौज होती है? कि फौज देश की हिफाजत के लिए होती है, मुल्क के दिफा के लिए होती है? तो वहां पे फिर से तू मैं शुरू हो गई इस मीटिंग में। फिर उन्होंने बोला कि देखो यार, साफ सीधी बात है। जनरल बाजवा ने समझाया कि बच्चों, नाउ लिसन टू पापा, बात यह है कि वॉर इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन, और हमारी मईशत आज की तारीख में अलाउ नहीं करती कि हम इन ग्रुप्स के ऊपर एक्शन लें। हमारे पास पैसे नहीं हैं, और अगर पैसे होते भी
तो आप इसके रिपरकशन समझ रहे हैं। वैसे भी यूएस सेनेट में हमारे खिलाफ सैंक्शंस की बातें चल रही हैं। लोग खुले हम कह रहे हैं पाकिस्तान को टोको, सैंक्शंस लगाओ। हम लोग एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में हैं और इतने सालों से लगातार ग्रे लिस्ट में, और कोई सूरत हमें ऐसी दिखाई नहीं दे रही जहां पे हम ग्रे लिस्ट से बाहर चले जाएं। नॉट दैट देयर इज एनी वर्ड लाइक दिस, बट हम व्हाइट लिस्ट हो जाएं। व्हाइट लिस्ट में एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं समझाने के लिए कि हम निकल जाएं ग्रे लिस्ट से। और हर साल पाकिस्तान की इकोनॉमी को $35 बिलियन का नुकसान होता है जस्ट बाय बीइंग ऑन द ग्रे लिस्ट। $35 बिलियन, गिव और टेक अ फ्यू, गिव और टेक, दिस इज नॉट एन एक्यूरेट फिगर, गिव और टेक अ फ्यू। तो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। तो वहां पे जनरल फैज हमीद भी बैठा था, करंट आईएसआई चीफ, जो कि 20 तारीख को जिसका तख्ता पलट होने वाला है। बिलावल भुट्टो, अब सब लोग इतना फायर कर रहे थे तो बिलावल भुट्टो कैसे चुप रहता? सर मांगोगे सर देंगे, खून मांगोगे खून देंगे। वो भी खड़ा हो गया बिलावल भुट्टो। इसने बोला कि साहब अगर हमारे ऊपर आउटसाइड का इतना प्रेशर है, इंटरनेशनल आइसोलेशन फेस कर रहे हैं, सब लोग हमें, जो अमेरिका भागा है लिटरली अफगानिस्तान से सब कुछ छोड़ के, लोग हमें स्केपगोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान वो था जिसके डबल गेम की वजह से लोग मरे हैं और पाकिस्तान की वजह से सब कुछ मामला बिगड़ा है। अगर ये सब सच है और हम लोग ग्रे लिस्ट में हैं और आगे भी रहेंगे, जैसा जनरल साहब आप कह रहे हैं, ही वॉज एड्रेसिंग जनरल बाजवा, तो ही सेड साहब एक बात बताइए, अगर ये सब सूरत हाल सच है तो फिर जनरल फैज हमीद की तरफ देख के उन्होंने बोला, जनरल फैज हमीद सामने बैठे थे, कि जनरल फैज हमीद को सरीना होटल किसने भेजा भाई साहब? किसने भेजा? इसका क्या मैसेज गया होगा? आप भाई, आपने अपने फॉरेन मिनिस्टर को नहीं भेजा, आपने अपने फाइनेंस मिनिस्टर या किसी और मंत्री को नहीं भेजा, आपने किसी डिप्लोमेट को नहीं भेजा, आपने आईएसआई चीफ को भेजा। दुनिया बेवकूफ है। ये पाकिस्तान का नज नज विंक विंक वाला जो गेम चलता रहता है, आंख मार के कौन ही सब ठीक हो जाएगा। दुनिया इतनी अहमक नहीं है, दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं, दुनिया सब समझती है। आपके साथ काम करना मजबूरी थी, अब मजबूरी दुनिया की नहीं है। सो बिलावल भुट्टो ने आर्मी चीफ से बोला कि सर क्या सोच कर गए थे, क्या सोच कर आए हो कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों? तो जनरल बाजवा हैड नो आंसर टू इट। बात यह है कि दे हैव टाइड देमसेल्व्स इन नॉट्स, दे हैव टाइड देमसेल्व्स इन नॉट्स। फिर वही चीज है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। तो जनरल बाजवा ने फिर ये बोल दिया कि साहब देखो, चीन जो है, चीन के साथ अब मामला चलवे ना, चीन तो पैसा देगा नहीं, ठीक है? चाइना विल नॉट गिव खजूर, खजूर विल कम फ्रॉम द वेस्ट। भाई एजेंसीज किसके पास है एड की, ठीक है? हु कंट्रोल्स आईएमएफ, हु कंट्रोल्स वर्ल्ड बैंक? अमेरिका पैसा देगा, चाइना एड नहीं देगा कभी, चाइना लोन देगा, और लोन देगा तुम्हारा एयरपोर्ट गिरवी रखवा लेगा, तुम्हारे मोटरवेज गिरवी रखवा लेगा, तुम्हारे बंदे गिरवी रखवा लेगा चाइना, तुम्हारे किडनी, तुम्हारा लिवर, तुम्हारा स्प्लीन निकाल के रख लेगा चाइना। चाइना की फितरत है। तो हमें वेस्ट को आइसोलेट नहीं करना है। इमरान खान देखो कभी अभी तक यूरोप नहीं गया, कितने जब से आया है इख्तिदार में, पावर में, इमरान खान यूरोप नहीं, एक आध दिन के लिए शायद वो स्विट्जरलैंड गया था। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम टेलिंग द राइट थिंग, मुझे खुद नहीं पता, याद नहीं मुझे ठीक से, इट एस्केप्स माय मेमोरी, बट वो कभी नहीं गया। उसने पाकिस्तान को पूरा आइसोलेट करवा दिया, पूरा का पूरा आइसोलेट करवा दिया। वो जो सऊदी अरब ने $3 अरब भी दिए थे, सऊदी अरब ने, वो भी खर्च नहीं कर सकते, दे कैन नॉट स्पेंड इट, इट इज जस्ट लाइंग इन द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कि आप इसको वो करो। बाकी 1.5 दिया है वो डेफर्ड पेमेंट ऑन ऑयल है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने ब्लैंक चेक साइन करके दे दिया कि जा पुत्तर ऐश कर, वो दोस डेज आर गॉन। चाइनीज ने सीपैक बंद कर रखा है, $38 मिलियन इनको फाइन देना है, कॉम्पनसेशन, जो 9 इंजीनियर मारे गए थे चाइनीज। तो एक तो बाजवा साहब ने ये कहते, दूसरी बाजवा साहब ने बोला कि देखो जो सांप हमने पाले थे, जिहादी सांप जो हमने पाले थे, अब वो हमें डस रहे हैं, तो हमें इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है? अब इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन है। आप टीटीपी के साथ बात भी करना चाहते हैं, जिहादी सांप पता नहीं कौन से सांप हैं, कौन से बिच्छू हैं, कौन सपेरा है, कौन बीन बजा रहा है पाकिस्तान में, तो ये समझ में नहीं आता। खैर, यही चीज हिलरी क्लिंटन ने बोली थी आज से 10 साल पहले, कितने साल पहले, कि डोंट थिंक दैट द स्नेक्स दैट यू हैव इन योर बैकयार्ड विल ओनली बाइट योर एनिमी, दे विल बाइट यू आल्सो। और वही चीज आज सच हो रही है पाकिस्तान में। तो एक तो ये मामला हो गया। फिर जनरल बाजवा ने ये बोला कि साहब देखो, आप लोग टीएलपी यानी कि तहरीक लबैक पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? क्योंकि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक अमीर उल मोमिनीन है, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट कमांडर है, एरिया कमांडर है, पता नहीं कौन कौन से उसके कमांडर है, उसका एक स्ट्रक्चर है, मिलिट्री स्ट्रक्चर टाइप का एक है उसका, राइट? लेकिन जो तहरीक लबैक है वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी है भाई, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, और उनका जो नारा है लब्बैक या रसूल अल्लाह, इस नारे में नमाजी और शराबी एक हैं। इस नारे पर
इस नारे पर शराबी और नमाजी एक हैं। ये जनरल बाजवा के वर्ड्स हैं और इसलिए आप उनके ऊपर एक्शन, दे आर बेसिकली अ पॉलिटिकल आउटफिट। 10, 15, 20, 25 पुलिस वाले मार दिए तो क्या हुआ? बेसिकली पॉलिटिकल आउटफिट है। ये जनरल बाजवा का सोच है और जनरल बाजवा ने अपने मुंह से बोला भी। अब देखो, ये लोग कहते हैं कि रिट ऑफ द स्टेट कायम करो। इमरान खान कहता है रिट ऑफ द स्टेट होनी चाहिए, हुकूमत की चलेगी। ये कौन है लबैक वाले? औकात दिखा दो इनकी। पाकिस्तानी आर्मी ठोक दो इनको, क्या नाम तो ठोक देंगे। पाकिस्तानी फौज अपने खुद के पाकिस्तानियों को ठोकने में नंबर 1 है यार। वो दुश्मन के साथ लड़ पाए ना लड़ पाए, अपने लोगों को बूट के नीचे कैसे रखना है कोई पाकिस्तानी आर्मी से सीखे। बट जनरल बाजवा बहुत बड़ा खिलाड़ी है। उसने मुड़ के ये बोला कि भाइयों देखो, स्टोरी ये है सिंपल सी, 100-150 बंदे अगर मर जाते हैं लबैक के, वो क्या कह रहे हैं लबैक वाले? वो ये कह रहे हैं कि हजरत मोहम्मद के, प्रॉफिट मोहम्मद की इज्जत के लिए हम लड़ रहे हैं। लबैक या रसूल अल्लाह हमारा नारा है, हम प्रॉफिट मोहम्मद की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। इसमें सारे मुसलमान, सारे पाकिस्तानी एक हैं। अब अगर हम मार देते हैं 100-150 लोग और रेट ऑफ द स्टेट कायम हो जाता है, ठीक है, क्या आप लिख के दे रहे हो? आप ये करो कि आप जिम्मेदारी ले रहे हो उसकी? आप जिम्मेदारी, आप चाहते हो पाकिस्तानी फौज के कंधे पे फायरिंग करो अब, तो अब तो चौलबे ना बेटा। इसलिए चौलबे ना क्योंकि जब हमने आईएसआई का चीफ लगाया था तब आपने बोला था कि 3 नाम दो, लिख के दो, ये सब दो, ये सब दो। तो कहना बेटा अब नहीं हो रहा है। वो दिन चले गए जब फोन पे काम हो जाते थे, अब लिख के दो। डू यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? इमरान खान का इतना है ना, छोटा सा मुंह इमरान खान का, सूखे आम की तरह कि साहब क्या बोल दिया आर्मी चीफ ने। तो ये वैभव देखो, लबैक या रसूल अल्लाह का नारा एक ऐसा नारा है कि जो इसके खिलाफ जाएगा वो इवन अगर पाकिस्तानी आर्मी भी हो तो पाकिस्तानी आर्मी में आग लग जाएगी। वो नारा है ऐसा, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, आपको मानना ही है। ना मानने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। जहां पे बात प्रॉफिट मोहम्मद की इज्जत की आ गई, राइट, देन देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। बाकी और चीजों पे पाकिस्तानी या पाकिस्तानी मुसलमान या कहीं के भी मुसलमान बात करने को तैयार है, हर चीज में फ्लेक्सिबल है। लेकिन द ऑनर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इज इनवायलेट। इस पर खून की नदियां बह जाएंगी, सर कलम हो जाएंगे, और ये जनरल बाजवा को पता है। इसलिए इमरान खान को बोल रहा, बताओ किसको मारना है, लिख के दो। डू यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? इमरान खान क्या है ना, पूरे सबके सामने इमरान खान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए और सबके सामने बोले कि मैंने रिटन ऑर्डर्स दिए हैं जनरल बाजवा को कि तहरीक लबैक, जो लबैक है रसूल अल्लाह का नारा लेके और रसूल अल्लाह की शान पे अपनी छातियों पे गोली खा रहे हैं, अपने सर कलम करवा रहे हैं, उनके ऊपर गोली चलाओ। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अगर इमरान खान में इतनी औकात है, इतनी हिम्मत है, तो लिख के दे दे जनरल बाजवा को। इमरान खान का गला सूख गया, बिकॉज ही नोस, अब वो फंस चुका है। तो जनरल बाजवा ने इनमें ये बोल दिया कि ये सरकार ही जो है इमरान खान की, जब वही जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है तो हम कैसे ले लें भाई जिम्मेदारी? How can you expect the Pakistan army to take responsibility when you yourself are not willing to take the responsibility? And he also said that यार देखो, दुनिया में जब भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हैं, बातचीत से होते हैं, गोली के दम पे तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होते। फिर उन्होंने श्रीलंका का भी एग्जांपल दिया, जबकि श्रीलंका में मामला दिया था कि इन्होंने पूरा श्रीलंकन आर्मी में पूरी एलटीटी को साफ कर दिया था। आई डोंट नो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने श्रीलंका का एग्जांपल दिया, लेकिन एग्जांपल उन्होंने ऑन रिकॉर्ड दिया था कि ये भी जो भी चीज होगी बातचीत से सॉल्व होगी। बेसिकली मैम, इन द एंड वैभव, आई वुड जस्ट लाइक टू से समथिंग दैट जनरल बाजवा ने बहुत पहले बात करी थी, आई थिंक 1 साल पहले उन्होंने बात करी थी जियो इकोनॉमिक्स की। आपको याद होगा ना, बड़ा मशहूर उनका वो इस्लामाबाद डायलॉग या कहीं ऐसे में प्लेटफॉर्म पे थे वो, जब उन्होंने जियो इकोनॉमिक्स की बात करी थी। मुझे लगता है कि जनरल बाजवा का स्टेटमेंट काफी मैच्योर था, एंड आई थिंक जनरल बाजवा वाज स्पीकिंग लाइक अ स्टेट्समैन एंड अ डिप्लोमैट। अपार्ट आर्मी जनरल तो है ही, आर्मी चीफ तो है ही, वो ही वाज स्पीकिंग लाइक अ स्टेट्समैन एंड डिप्लोमैट। इमरान खान बैल बुद्धि है, उसको ना अच्छी एडवाइस समझ में नहीं आती। इमरान खान डज नॉट अंडरस्टैंड द एडवाइस दैट ही इज बीइंग गिवन। उस समय भी जनरल बाजवा इंसिस्ट कर रहे थे ये सब छोड़ो तुम, अभी इस्लामोफोबिया के पीछे पड़ गया, कभी किसी के पीछे पड़ गया, इसने पाकिस्तान का भट्टा बैठा दिया है। नाउ अगेन दे हैव टू टेक अ लोन, क्योंकि इनको मार्च के बाद सैलरी, अप्रैल की सैलरी देने का इनके पास पैसा नहीं, जो 1 मई को सैलरी जाएगी इनके पास नहीं। नाउ दे नीड अनदर लोन टू पे द सैलरीज। ये हाल है पाकिस्तान का। तो गाइस, ये थी वीडियो मेजर गौरव वारिया की, जिस तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया भाई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स को इन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है इस टाइम पे, पिछले 2 हफ्तों के दौरान क्या चला है, क्या पॉलिटिक्स चल रही थी, स्टैब्लिशमेंट कहां पर थी, पॉलिटिकल पार्टीज कहां पर थी, गवर्नमेंट कहां पर थी, अपोजिशन कहां पर थी,
सबका मतलब इन्होंने पूरी स्टोरी बताई है भाई के किस तरीके से आईएसआई के चीफ की सिलेक्शन हुई, किस तरीके से अभी तबादले हुए और क्या बात सुप्रीम कोर्ट में एपीएस के मुतालिक हुई। और एपीएस का देखें, जहां तक एपीएस की बात करें या इमरान खान साहब की बात करें, इमरान खान साहब की तो देखें गवर्नमेंट जो है एस्टेब्लिशमेंट कह रहा हूँ, अपोजिशन जो है, अपोजिशन ने हमेशा से इमरान खान की मुखालफत ही की है और यही कहा है कि भाई ये वोट से नहीं आए और ये लोग, इनको किसी ने वोट नहीं डाला है। अपोजिशन ने मतलब इल्जामात लगाए कि भाई धांधली हुई है, इलेक्शन में धांधली हुई है और ये जो है सिलेक्टेड है, इलेक्शन जीत के नहीं आए। बहुत सारी अपोजिशन की इस तरह की बातें सामने आई थी जब ये इलेक्शन हो गए, तो उसके बाद अभी तक इनको मतलब बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो इनको नहीं मानते, वजीर आजम और इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन अगर अब एपीएस की बात करें, एपीएस का मामला जो है सब पेचीदा मामला था जिसने मतलब हर पाकिस्तानी, हर इंडियन, हर दुनिया में किसी भी शख्स जो भी रहता है उसके दिल में अगर थोड़ी सी भी इंसानियत है, हर उस शख्स को तकलीफ हुई है एपीएस के वाकये से, क्योंकि ये ऐसा वाकया था जिससे देखें मासूम बच्चे मरे और बेदर्दी से उनको मारा गया, शहीद किया गया उन बच्चों को। और जब उनकी माएँ गई, और ये तो मैंने खुद एक वीडियो क्लिप भी सुनी है, वो माँ इंटरव्यू में बता रही है कि भाई मैं गई तो इस तरीके से मुझे ये जवाब दिया कोर कमांडर ने कि भाई आप और पैदा करें। मैं समझता हूँ ये चीज़ जो है ना ये बहुत गलत था, क्योंकि देखें जब जिसका बच्चा चला जाता है उसको इस तरीके से जवाब देना मुनासिब तो नहीं बनता। और दूसरी जो बात है पॉलिटिक्स की, जहां तक इन्होंने बात की इमरान खान की और इमरान खान की अपोजिशन के साथ मामला तय होने की, और एक जो बिल इन्होंने रिसेंटली पास किया पाकिस्तान के अंदर के भाई जो बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हैं वो भी जो है वो वोट दे सकेंगे पाकिस्तान के इलेक्शन में। इससे अपोजिशन को मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा खदशात हैं कि भाई बाहर के जो ममालिक उसमें हो सकता है कि धांधली भी हो सकती है वोटिंग कर, क्या मतलब मराहिल क्या होंगे, फर्स्ट टाइम होंगे कि बाहर के लोग जो हैं वो वोट डालेंगे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो भी होंगे। लेकिन अब इस चीज का जामिन कौन है बाहर के, भाई इलेक्शन चोरी नहीं होंगे, धांधली नहीं होगी। अभी एक और मशीन लेकर आए हैं इलेक्शन के लिए, ये पहले तो देखें अंगूठा या स्टंप से आप वोट कास्ट कर सकते थे, अब जो है ये मशीन लेकर आ गए हैं। अब अपोजिशन का उसके ऊपर भी जो है बहुत ज्यादा एतराजात हैं, क्योंकि रिसेंटली अगर आपको याद हो अमेरिका में जो इलेक्शन हुए थे जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, तो डोनाल्ड ट्रंप ने हारने के बाद इल्जाम लगाए थे कि भाई ये जो मशीन है इसको हैक किया गया और मेरे जो वोट हैं वो कम किए गए, जो बाइडन के बढ़ाए गए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रशिया इसमें मुलव्विस है। आलमी दुनिया में इससे पहले भी इस तरीके की बातें हो चुकी हैं, अपोजिशन भी वही बात कर रही है। और फिर अगर बात करें, जनरल साहब ने एक बात कही कि भाई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई भाई, और जनरल कमर जावेद बाजवा भी वहां मौजूद थे, वहां पे डिस्कशन हुई, मुल्की हालात की इन्होंने बात की। और वाकई देखें ये बात सच है कि जो 2007 में, 2008 में, 2009, 10, 11, 12, 15, 16, 17 तक आपने जो भी ऑपरेशन किए उस टाइम पे पाकिस्तान की मईशत किसी और जगह पे खड़ी थी। अब पाकिस्तान में डॉलर बहुत ऊपर जा चुका है, मईशत बहुत ज्यादा डाउनफॉल का शिकार है, दिन ब दिन जो है जवाल की तरफ पाकिस्तान की मईशत जा रही है और इसमें कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। अब वो हालात नहीं है। देखें आप जब भी लड़ते हैं, आपके पास अच्छा पैसा हो, आपकी मईशत स्ट्रांग हो, आप लड़ सकते हैं। अगर आपकी मईशत ही स्ट्रांग नहीं है तो आप कैसे फाइट करेंगे? जो मैं समझता हूं कि कमर जावेद बाजवा ने भी यही बात की कि भाई हम कैसे लड़ें जब हमारी मईशत दिन ब दिन जो है डाउनफॉल की तरफ जा रही है। देखें जंग, अब देखें लीबिया की मईशत एक टाइम पे बहुत अच्छी मईशत थी, इराक की थी, उसके अलावा इन ममालिक को, शाम को देख लें, अच्छी मईशत थी, लोग रोजगार के लिए उन ममालिक में जाते थे, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, वहां जाते थे, जॉब्स करते थे, घर अपने पूरे मतलब खानदान संभालते थे, वहां इतनी सैलरी मिलती थी। लेकिन जब उन ममालिक में खाना जंगी शुरू हुई, जंगें शुरू हो गई, लड़ना लोग शुरू हो गए, तो फिर वहां के हालात आपके सामने, माशी तौर पे तो वो तमाम मुल्क इस टाइम पे तबाह बर्बाद हो चुके हैं और टोटली जो है बाहर की एड्स के ऊपर चल रहे हैं। अगर पाकिस्तान में समझता हूँ इस टाइम पे इस तरीके का कोई जंग छेड़ देता है, पाकिस्तानी फौज किसी तरीके की जंग छेड़ देती है, लोग मतलब फौज लड़ती है, तो इससे मईशत और डाउनफॉल का शिकार होगी। पहले अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को एड देता था किसी भी जंग में, क्योंकि अमेरिका को अफगानिस्तान के लिए रास्ता चाहिए था जो पाकिस्तान ने दिया, उसके बदले में जो है अमेरिका अच्छे खासे टाइम तक एड देता रहा, जिस एड के ऊपर बहुत सारी जंगें लड़ी भी गई हैं, जो कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने भी इस बात का इकरार किया, एनालिस्ट और जो भी मतलब न्यूज एजेंसी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, और उन्होंने भी इस बात का इकरार किया कि भाई अमेरिका बहुत अरसे तक एड देता रहा जिसके ऊपर हम लोग जंगें लड़ते रहे। लेकिन अब अमेरिका चला गया, मफादात उसके चेंज हो गए, पाकिस्तान के मफादात अभी अलग हैं। चाइना की जैसे इन्होंने बात की कि भाई चाइना जो है वो आपको एड नहीं देता, लोन देता है। जब लोन देगा तो फिर वो सीधी बात है मोटरवेज, आपके एयरपोर्ट्स गिरवी रख लेगा।
पहले से ही मैं समझता हूँ कि जो मोटरवेज बनाए उन्होंने वो पहले से उनके पास गिरवी है। गवादर पोर्ट को देख लें आप, वो भी गिरवी है। वो सारे उस टाइम पे चाइनीज जो है वो उसको उसके ऊपर मतलब एक तरह से देखा जाए तो काबिज है, क्योंकि स्टेब्लिश उन्होंने की, खर्चा सारा उन्होंने किया है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना का एक सबसे बड़ा मसला जो मैं समझता हूँ, किसी भी मुल्क को अगर वो पैसे देता है तो वो डॉक्यूमेंटेशन जो होती है ना वो लीक नहीं होती है, वो न्यूज पे नहीं आएंगी, उनको मतलब प्रॉपरली शो नहीं किया जाएगा, किसी भी इदारे में दिखाया नहीं जाएगा भाई कि हमने किन बुनियादों के ऊपर इनको लोन दिया है, कर्जा दिया है, कितनी शरह सूद रखा है, कुछ भी नहीं। तो ये बड़ी भयानक चीज है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को चाहिए कि भाई और ममालिक के साथ, वेस्ट के साथ, जो और ममालिक है उनके साथ, इंडिया के साथ ताल्लुकात अपने अच्छे करे, क्योंकि इंडिया के साथ इस टाइम ताल्लुकात अगर अच्छे नहीं करता पाकिस्तान तो पाकिस्तान की मैशत दिन ब दिन जवाल का शिकार होगी। अब इंडिया की मैशत को आप देखें दिन ब दिन ग्रो हो रही है, लोग तरक्की कर रहे हैं, पैसा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, डॉलर इंडिया में नीचे आ रहा है। तो ये चीज पाकिस्तान को भी सोचनी चाहिए, उनसे कुछ सबक सीखना चाहिए। गाइस ये थी वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि सर की और वीडियोस में बताता रहूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।